नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड खबर में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्राचीन शिवनगरी लाखा मंडल पहुंचे। स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया और उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश व विश्व कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जौनसार बावर में प्रवेश द्वारा कालसी में यमुना घाट निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो क्षेत्र में पर्यटन को नई दिशा देगा तथा साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। वहीं माहूस देवता हनौल में भी 120 करोड़ रुपए की लागत से जो है मास्टर प्लान का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है, जो क्षेत्र की धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहर को नई मजबूती देगा। आज उन्होंने इस कार्यक्रम को संयोजन किया है और वैसे तो ऐसे देव स्थान पर, ऐसे देव नगर पर और देव नगर भी ऐसा ऐतिहासिक नगर जहां भगवान शिव 33 कोटि देवी देवता साक्षात रूप से विराजमान है, वहां पर आने का सौभाग्य भले ही हमारे भाई गीताराम गौर ने बहुत मुझे आग्रह किया और मैं बाहर भी था उनके आग्रह का और भगवान शिव की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई मेरे यहाँ पहुंचने पर हमारी माताओं ने, मेरी बहनों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने वहां तिलक लगाया, पुष्प बरसाए, नौजवानों ने बहुत सारे नारे लगाए। उनका जोश देखते ही बनता था। केंद्रीय परिवहन एवं सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आज अल्मोड़ा में समीक्षा बैठक की। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों से फीडबैक लिया और कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की शिकायतों के समाधान और जोर देते हुए उन्होंने गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार संचालित की जाती रहती है और इसलिए मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 4 जिले हैं। आज अल्मोड़ा जिले की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। चूंकि जो हमारे मिशन मोड में काम चल रहे हैं पूरे देश भर के अंदर, प्रदेश भर के अंदर, वो जिले के अंदर किस गति के साथ चल रहे हैं और जिनमें अभी काम पूरे होने तो उसकी स्पीड बढ़ाना और जो काम पूरे हो चुके हैं तो उसका लाभ जनता तक मिलना, इस विषय पर मॉनिटरिंग हुई है और सभी विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा की गई है। लगातार देखा जल जीवन मिशन है, उसको लेकर सवाल उठते हैं कि जल जीवन मिशन के विषय को लेकर के हमने कई बार जो समस्याएं जहां जहां आई हैं उनकी कमेटियां गठित करके उस पर जो भी समस्या उत्पन्न हुई है उन सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर किया जाना है, क्योंकि ये भी मिशन मोड का काम है कि हर घर में जल और पानी देना जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। वहीं चुनाव से पहले पार्टी बयानबाजी भी तेज हो रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने हरक सिंह रावत पर प्रहार करते हुए कहा कि हरक सिंह की जो बहू बीजेपी में कंफर्ट है, लेकिन हरक सिंह रावत का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब किस दल में चले जाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हरक सिंह रावत को दी गई जिम्मेदारी पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हरक सिंह को सौंपी है, अब देखना यह होगा कि इसकी जिम्मेदारी किस प्रकार से वे निभाते हैं। अपने सबसे बड़ी बात कह दी जब उनकी बहू भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को एडजस कर देंगी, अपने आप को कंफर्टेबल मान रही है, तो 2027 आते आते हर एक चीजें कहाँ रहेंगे यही पता नहीं अभी तक। क्या करेंगे, किस दल में जाएंगे,
वहां भी उनको कौन सा बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है। इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है, ठीक है, मैनेजमेंट करेंगे, कितना आप मैनेजमेंट कर पाएंगे ये समय बताएगा। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस पासपोर्ट ऑफिस को खोलने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया वह एक साइन से क्यों लटका हुआ है, इसकी वह पड़ताल कर रहे हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सांसद के बयान से किनारा करते हुए कहा कि अनिल बलूनी ने यह बयान किसी संदर्भ में दिया है, इसको वही ठीक प्रकार से बता पाएंगे, लेकिन प्रदेश सरकार जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध है और बीजेपी के अंदरूनी कलह पर कांग्रेस को भी मौका मिल गया है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मानो डबल इंजन की सरकार अलग अलग राह पर चल रही है। ऐसा नहीं है, किस आधार पर मौका है उसका उत्तर नहीं देगा। लेकिन प्रदेश केंद्र की योजनाएं प्रदेश में स्थापित हो, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। बड़ी मुसीबत से है, बहुत मुश्किलों के साथ हम लोग जाते हैं भारत सरकार में। विदेश मंत्री जी के आगे हम लोगों ने मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के और इस गढ़वाल के लिए एक दूसरा पासपोर्ट ऑफिस लाए। अभी तो खुल जाना चाहिए था, अब वो किन कारणों से आप लोग पता कीजिए कि क्यों एक साइन के लिए इतने समय से रुके रहते। बड़ी दुख की बात है, बहुत प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ कामों को आगे बढ़ाया जाता है। मैंने 12.5 लाख रुपए उसके अपनी सांसद निधि से भी उसके लिए दिए थे। देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन की सरकार की बात करती है और जिस तरीके से उनके सांसद अनिल बलूनी जी का एक स्टेटमेंट सामने आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो एक दिशा में ना चल के दोनों जो इंजन है वो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। कैसे अपने आप को वो बड़ा असमर्थ महसूस, असहाय महसूस कर रहे थे उस वक्त ये कहते हुए, जब उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से तो हम केंद्र सरकार में जो है विदेश मंत्रालय में जाते हैं और बड़ी बड़ी उम्मीद से जाते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं हमें, उसके बावजूद भी देखिए मेरी पूरी सांसद निधि भी चली गई इस कार्य के लिए। मैंने गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक और पासपोर्ट ऑफिस की जो है मांग रखी थी, जिसकी पूरी कार्रवाई कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं वो कहां अटका है और हो नहीं पाया। तो हाथ भी जोड़े उन्होंने मंत्री के और अधिकारियों के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद का ही कार्य नहीं हो पाया। और ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सबका साथ और सबका विकास करती है। अरे भैया, आप अपने सांसदों को ही साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, उनके कहने पे ही कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप आम जनता के कार्य क्या करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में संगठन के तीनों लोगों को बदलने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं और जब उनकी पूरी आंतरिक स्थिति सामने आई तब सभी को पता चलेगा कि पार्टी किस संकट से गुजर रही है। हरीश रावत के आरोपों पर जवाब देते हुए भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले, क्योंकि उनके ही नेता एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। साथ ही उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस के भीतर भी नेता मानने वाले नहीं है और यही उनकी नेतृहीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैंने कहा ना, कांग्रेस के 3 लोगों के संगठन के बाद जब 3 को बनाएगी, जब प्रारंभ हो गया तो जब उनका पूरा संगठन बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी हम सब समझते हैं। हरीश रावत जी नीलकंठ के लिए क्या कह रहे हैं, हरक सिंह जी हरीश रावत जी के लिए क्या कह रहे हैं, ये सबके सम्मुख आएगा। और जहां तक हरक सिंह का विषय, हरक सिंह कांग्रेस में भी अपना नेता किसी को मानने वाले नहीं है। ये हरक सिंह रावत जी के साथ किस व्यवहार के साथ हरीश रावत जी को रहना है, ये उनको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस भविष्य में और भी बड़े अंतकलह से जूझेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के अनोखे दावेदार थे तब उन्होंने कांग्रेस के अंतकलह पर प्रहार करते हुए कहा कि हरीश रावत किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, प्रीतम सिंह के तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा तो वहीं यशपाल आर्य की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा। यह कांग्रेस के अंदर एक बड़ा विवाद है जो सुलझाया नहीं जा सकता है। और मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बौखलाहट है, इसे हम कांग्रेस की बौखलाहट ही कहेंगे। आप अगर कोई चीज करना चाहते हैं, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, विपक्ष सजग प्रहरी का काम करता है, आप अपनी बात कहिए, लेकिन आप डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, सरकार को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो जो हाल बिहार में कांग्रेस का हुआ है उससे बुरा हाल उत्तराखंड में होगा। आप विरोध करिए, आपको लोकतंत्र अधिकार है, लेकिन आप कानून को भी हाथ में लेने की बात करोगे, अराजकता फैलाने की बात करोगे, देश का माहौल खराब करने की बात करोगे, तो मैं समझता हूं उत्तराखंड की महान जनता सब समझती है, आप केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना ये कदापि उचित नहीं है। हमें चर्चा करना है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से रूबरू चर्चा हो सकती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के लिए बने वक्फ पोर्टल पर कई संपत्तियों को दर्ज न करने की शिकायत सामने आई है। इसमें प्रदेश के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने अवैध रूप से संपत्तियां दबाने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पोर्टल पर संपत्ति दर्ज न करने वालों को वक्फ माफिया माना जाएगा और मुख्यमंत्री धामी की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे होते आए हैं। आज भी हम देखते हैं कि वक्फ माफिया सक्रिय है, लेकिन वक्फ माफिया कई बार गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उसको लगा कि ये शायद पुराना वक्फ है जिसमें आप कब्जे भी करते रहे, इंक्रोचमेंट करते रहे, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी के बाप की बपौती नहीं है कि वो इसे लूटता रहे और कोई देखेगा नहीं। इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और एक उम्मीद जगी कि इसको नाम भी उम्मीद दिया गया और उस उम्मीद के ऊपर अब तमाम वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो दर्ज की जा रही है, ऑनलाइन सबको पता चलेगा वक्फ की संपत्तियां कहां हैं। ना वक्फ की ज्यादतियों के ऊपर भी एक तरह से लगान लगी है, जो वक्फ ज्यादती करता था किसी भी संपत्ति को अपनी बता देता था, और वक्फ की संपत्ति को भी कोई अपनी नहीं बता पाएगा। वक्फ की संपत्ति का जो डिटेल्स है वो ऑनलाइन सबके सामने होंगी। प्रदेश में ऐसे लोग जो सक्षम होते हुए भी राशन कार्ड धारक बने हुए हैं, उन्हें आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पूर्व के खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश में अपात्र को ना और पात्र को हाँ के तहत एक मुहिम चलाई गई थी। इस मुहिम का उद्देश्य यह था कि ऐसे लोग जो सक्षम हैं वह अपना राशन कार्ड सरेंडर करा दे, लेकिन अभी भी राज्य में कई ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। देहरादून जिले के जिला पूर्ति अधिकारी के मिश्रा का कहना है कि भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देश मिले हैं कि जिले में ऐसे लोगों के कार्ड निरस्त किए जाए जो आयकर रिटर्न भी भर रहे हैं, एक बड़ी अमाउंट में लेन देन कर रहे हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य यही है कि जो जरूरतमंद है उनका इसको जो है लाभ मिल सके। जो भी व्यक्ति अपना कार्ड निरस्त कराना चाहता है वह अपने आपूर्ति कार्यालय में जाकर अपने राशन कार्ड को जमा करा सकते हैं। तो है कि जो लोग मर गए हैं, जिनके परिवार के सदस्य की डेथ हो गई है, या उनके द्वारा कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किया गया है, या उनके द्वारा जो है रिटर्न दाखिल किया जाता है और बड़ा रिटर्न दाखिल किया जाता है और वो कार्ड धारक भी हैं, तो चूंकि राशन कार्ड जो है वो आय पर आधारित है
15,000 रुपए तक की मासिक आय वालों को हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्ड जारी किए हैं। साथ में 5 लाख रुपए सालाना तक की परिवार की इनकम वालों को हमने राज्य खाद्य योजना के कार्ड जारी किए हैं। तो जो इससे ऊपर के लोग हैं आय की जिनकी बढ़ गई है उनको इससे राशन कार्ड का मोह त्यागना होगा। और यदि कोई कार्डधारक जो है अपनी आय से ज्यादा वृद्धि हो गई या वृद्धि हो गई किसी भी कारणों से, तो अपने हमारे किसी भी आपूर्तिकर्ता में जाके वो अपने राशन कार्ड को जमा करा दें। और जो है अन्यथा जो है जो सत्यापन हो रहा है फिर उसमें सत्यापन में उनको 10 दिसंबर KYC में 30 नंबर जिनके मान लीजिए KYC ना होगा तो क्या उनका कैंसिल जाएगा राशन? उत्तराखंड रिवर्स पलायन की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा चुका है। प्रदेश में रिवर्स पलायन की सकारात्मक लहर प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इसे उत्तराखंड सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि होम स्टे मॉडल स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा और गांव में छोटे छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसी पहले युवाओं को दोबारा अपने गांव की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर रही है, तो बड़ी संख्या में युवा शहरों को छोड़कर अपने गांव में रोजगार स्थापित कर रहे हैं और परिवार और क्षेत्र से दोबारा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिसके कारण से उत्तराखंड एक पलायन की ओर बढ़ रहा है और सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, चाहे उसमें अपने होम स्टे हो, स्थानीय स्तर पर उसमें स्वरोजगार हो, तो उसके माध्यम से आज बड़ी मात्रा में जो युवा हैं वो अपने गांव की ओर लौट रहे हैं, अपने खेत खलिहानों को देख रहे हैं और उनका एक आत्मीय जुड़ाव भी उसकी ओर हो रहा है और हम इसके लिए सरकार को साधुवाद देना चाहते हैं। क्षेत्र में शक्ति नगर किनारे सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों पर धामी सरकार का बुलडोजर गरजा हुआ है। आपको बता दें कि करीब 11 हेक्टेयर ऊर्जा विभाग की भूमि पर 111 परिवार अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए थे, जिसके तहत ऊर्जा विभाग और प्रशासन की टीम ने भारी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत पर परिवारवाद को लेकर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि हरीश रावत परिवार के हर व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर मृत अवस्था में आई है तो हरीश रावत के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। हरीश रावत भी परिवार के व्यक्ति को लड़ना चाहते हैं। एक ही लड़की बेटा हो गया, एक बेटा और है, उसको भी यही सोचेंगे, खुद भी चाहेंगे। ये तो कांग्रेस को सुन दिखाई दे रहा। कांग्रेस अगर मृत अवस्था में आई है तो इसमें हरीश रावत के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। सच्चाई ये भी है कि भाई दल में बहुत से कार्यकर्ता होते हैं, उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करो, उन कार्यकर्ताओं को पर हाथ रखने का काम करो। राजनीतिक उम्र हो गई है, हमारे बहुत से नेताओं ने आज राजनीति संन्यास लिया। हमारे नेता अपनी नई पीढ़ी को इस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, जिस दल के मुखिया का ये नहीं करो उससे अपेक्षा भी कुछ नहीं की जा सकती। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक पूरे देश में महिला सम्मेलनों की श्रृंखला चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह अभियान महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का ही कार्यक्रम है और हम इसको अपना बेस मान के चल रहे हैं बहनों के लिए। तो ये कार्यक्रम हम लोग को प्रदेश से भी मिला था और राष्ट्र से भी ये कार्यक्रम मिला है, क्योंकि हम 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
तो प्रत्येक जिले में महिला सम्मेलन कर रहे हैं इसको लेकर, आत्मनिर्भर भारत को लेकर। और उस सम्मेलन की खास बात यह है कि हम बहनों के बीच में तो कार्यक्रम कर ही रहे हैं, लेकिन हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, हम छोटे छोटे मेले और स्टॉल्स लगा रहे हैं उस कार्यक्रम स्थल पे, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपना सामान लेकर आएं और वहां प्रदर्शन भी करें और उनका सामान बिके भी। और 18 जिलों में हम ये कर चुके, इकलौता देहरादून बचा है, वो भी 24 तारीख को कार्यक्रम है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मीडिया से बातचीत में नेगी ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज के लिए दी गई 130 बीघा जमीन को वर्तमान सरकार ने अवैध खनन का अड्डा बना दिया है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो 30 बीघा जमीन वहां पे उपलब्ध करवाई है। बाकी शेष जमीन यानी 192 बीघा जमीन एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 112 या 15 बीघे की जरूरत होती है, उनके बाद पर्याप्त है। और लेकिन इस समय वहां पर करीब करीब 20-20 फुट गड्ढे भी हैं। तो यही सरकार थी कि जो उन्होंने उसका काम रोका ही नहीं, बल्कि वहां पर खनन के कार्य को बहुत बड़ा रोजगार का एक साधन दे दिया। 22 से 25 सेकंड 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से राजनीतिक तौर पर गरजने हैं, वैसे ही बरसाने की भी बात हो रही है। इससे जो है मायने साफ हो रहे हैं कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है और एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी गरजती भी है और बरसाती भी है। कांग्रेस पार्टी में ना तो बादल है ना बरसते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में पलटवार करते हुए प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि सही समय आने पर कांग्रेस पार्टी गरजेगी भी और बरसेगी भी। अभी तो कांग्रेस पार्टी ने गरजना शुरू ही नहीं किया और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी थर-थर कांपने लगी। एक प्रोटेस्ट से जो कि 2 घंटे पहले जिसकी रूपरेखा तैयार की गई, उस प्रोटेस्ट से इतना भय हो गया भारतीय जनता पार्टी में कि दिल्ली से अनिल बलूनी जी से को भी आना पड़ा जो है घायलों की सुध लेने के लिए, और मुख्यमंत्री जी को भी कल रातों रात अधिकारियों को निर्देश देने पड़ गए जंगली जानवरों के हमले से रिलेटेड। तो देखिए, हमारे यहाँ बादल भी है और हम बरसेंगे भी, पर पता हमें ये है कि सही समय कब आएगा, हम तब बरसेंगे। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, वो तो बरसते ही रहते हैं और गरजते ही रहते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम गरजेंगे भी, बरसेंगे भी और अपने प्रदेश के लोगों का हित भी करें। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने मदरसे में भी वंदे मातरम गीत पढ़ाए जाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्वागत योग्य है। वंदे मातरम गीत से मुस्लिम बच्चों का भी देश के प्रति प्रेम और बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं और इसमें जो वंदे मातरम जो है, जो मदरसों में पढ़ाया जाएगा, इससे जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी देशभक्ति के लिए ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा, वो भी देशभक्त बनेंगे। जो आज तक ऐसा होता था कि उनको पता ही नहीं होता था, सिर्फ कुरान और हदीस के मामले में पता होता था। देशभक्ति उनको पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी, इससे जो है मुस्लिम समाज में अच्छा संदेश पहुंचेगा। उत्तराखंड परिवहन निगम अपने बेड़े को मजबूत करने की तैयारी में। निगम जल्द ही नई बसों को खरीदने जा रही है। आपको बता दें, जिसके लिए तैयारियां तेज चल रही हैं। नई बसें आने के बाद यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। इन बसों का संचालन पर्वतीय इलाकों के साथ साथ मैदानी रूटों पर भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहली खेप में कुल 100 बसों की खरीद की जाएगी, जो पुरानी बसों को रिप्लेस करेगी। उत्तराखंड में परिवहन निगम के 1300 बसों का संचालन हो रहा है, जिनमें से बसें निगम की खुद की 900 हैं और जबकि 400 बसें अनुबंधित है। बेड़े को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निगम नई बसें जोड़ रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही ये 100 नई बसें सड़क पर दौड़ती नजर आएंगी।
फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।